हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम मैनुअल कैस्टेल्स को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने और थिंकर्स को पढ़ा हुआ है। और जो लोग नए हैं, अभी भी पहली बार मेरा चैनल खोल रहे हैं, तो वो लोग जाकर वीडियो देख लें। काफ़ी कोर्स जो है ख़त्म हो चुका है, लगभग 75+ वीडियोस पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको उसको देखना चाहिए, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बहुत ही सरल भाषा में चीज़ों को समझाया गया है। ठीक है, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर है वो पोस्टपोन हो गया है और आपको इधर 1-2 महीने का समय और मिल गया है, क्योंकि जुलाई के बाद ही पेपर होगा अब। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको लगातार लगे रहना है। ऐसा नहीं कि इस खरगोश की तरह दौड़ रहे थे, फिर हम बैठ गए, आराम कर लिए और उधर आ गया जुलाई और हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो फिर हम दोबारा जब किताब उठाए तो पुराना वाला ही कवर करने में हमको लग गया 20 दिन, फिर समय नहीं बचा, फिर सक्सेस नहीं आई। ठीक है, तो इस बार यदि आपने यूजीसी नेट की परीक्षा क्वालिफाई कर ली तो आने वाली वैकेंसी जो अभी लगी हुई है तो उसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। और सोशियोलॉजी के भी काफ़ी पोस्ट उसमें रहेंगे, लगभग 500+ है कोर्स, उसमें सीटें रहेंगी। ठीक है, तो उसमें क्या है कि कम से कम नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा जो उसमें रिटन में ज़्यादा क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बस आपको नेट क्वालिफाई करना है और तभी आप अप्लाई हो पाएंगे, नहीं तो आप अप्लाई नहीं हो पाएंगे। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती। कितने लोग हैं नेट क्वालिफाई करके 5-5 साल बैठे रहते हैं, तब जाकर वैकेंसी आती है, फिर इसको क्लियर होने में 2-3 साल लग जाता है। तो ये चीज़ें सबको नहीं मिलती। इस बार जो नेट क्वालिफाई करेंगे उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मैं कहती हूँ कि लगातार पढ़ते रहिए, लगे रहिए और धीरे धीरे ही सही अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। ठीक है, ताकि कोई आपको रोक ना सके। बहुत से बच्चे हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनसे मेरी बातें भी होती हैं, तो वो लोग बताते हैं कि मैं बिल्कुल लगा हुआ हूँ इसी में, इसको बार बार वीडियोस को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ। और हमने कोचिंग भी छोड़ दी है, तो क्योंकि इसमें पूरा कोचिंग का मटेरियल बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ कोचिंग में बताई जाती है बहुत अच्छी है, इससे भी ज़्यादा रफ मटेरियल इसमें बताया जाता है। ठीक है, तो आप पैसे देकर जाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, जाएंगे वहाँ पर और वहाँ पे बहुत ही रफली सब कुछ समझाया जाता है। आपको आया आया, नहीं आया तो नहीं आया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको यहाँ पे सब कुछ घर बैठे बिठाए फ्री में मिल रहा है, तो आपको पढ़ना चाहिए, आपको इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। ठीक है, आपका भविष्य आपके हाथ में है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, 1 साल 2 साल में अपने आप को असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में देखना चाहते हैं कि आप टाइम को ऐसे ही बर्बाद करना चाहते हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि आप 22 साल के हैं, 20 साल के हैं या फिर आप 40 साल के हैं, 32 साल के हैं, आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यदि आपने इस बार नेट क्वालिफाई कर लिया तो इस बार आप असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत जल्द बन जाएंगे। और जो नहीं कर पाएंगे फिर वो रह जाएंगे, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी है भी नहीं, बहुत लंबी यात्रा है, वैकेंसी नहीं आ पाएगी अब। ठीक है, काफ़ी लंबा समय उनको पास करना पड़ेगा वैकेंसी के लिए। ओके, तो बस एक छोटी सी यही बात थी मेरी कि आप लोग बैठ मत जाइएगा, आप लोग जम के लगे रहिए, पढ़ते रहिए। और मैदान की जो मैंने फर्स्ट पेपर की बुक बताई थी वो आप पूरा पढ़ लेंगे यदि, और उसके सारे क्वेश्चंस भी आप पूरा देख लेंगे। जैसे आपने संचार का टॉपिक पढ़ा, फिर आपने संचार के सारे क्वेश्चंस भी तैयार कर लिए। ठीक है, और इसके बाद एक एक पार्ट ऐसे ही ख़त्म करते रहिए, उनके क्वेश्चंस देखते रहिए और आपका ऐसे फर्स्ट पेपर तैयार हो जाएगा और सेकंड आप पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लगे रहिए और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है, तो मैनुअल कैस्टेल्स जो थे वो वो स्पेन के थे। ठीक है, वो स्पेन के थे। ये क्वेश्चन भी बनता है कि ये कहाँ के थे, तो ये इसका आंसर है स्पेन। इनका जन्म जो है वो 9 फरवरी 1942 में हुआ था और ये अभी तक जीवित हैं। ठीक है, इसीलिए इनकी मृत्यु का काल यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। इनका प्रमुख कार्य जो है सूचना और प्रौद्योगिकी के आने से समाज में जो बहुआयामी परिवर्तन हुआ, यानी जब सूचना नहीं थी, जब ये प्रौद्योगिकी नहीं थी, तब जो समाज था और अब के समाज में क्या परिवर्तन आया है, ये सारी चीज़ें वो बताते हैं। वैश्विक समाज में सूचना और प्रौद्योगिकी, जो वैश्विक समाज है उसमें सूचना और प्रौद्योगिकी को लेकर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे परिवर्तन आया, इन सब चीज़ों पर इन्होंने रिसर्च किया हुआ है। फिर देखिए इनके विचारों की पृष्ठभूमि कैसे बनी, क्या ऐसा था जो उनके माइंड को इफेक्टेड किया और उन्होंने ये विचार दिया। तो उनके विचारों पर जो बौद्धिक प्रभाव पड़ा वो 3 विचारकों का प्रभाव पड़ा, अलेन तुरेन, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स। तो अलेन तुरेन से उन्होंने क्या लिया, अलेन तुरेन से उन्होंने
पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में जो उन्होंने बताया हुआ था लेंथुरेन ने, उसमें उन्होंने बताया कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में किस तरह से टेक्नोलॉजी से सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुआ और जो उत्पादन होता है टेक्नोलॉजी के आने से कैसे उसमें परिवर्तन हुआ। ठीक है। और फिर मैक्स वेबर के एक्शन थियरी के बारे में उन्होंने जो देखा, पढ़ा, सुना, तो एक्शन थियरी से सामाजिक संरचना में क्या चेंज आता है, किस तरह से हम चीज़ों का अलग अलग अर्थ लगाते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है प्रतीकों के माध्यम से। ठीक है। तो इससे उन्होंने ये लिया। फिर कार्ल मार्क्स ने बताया कि आर्थिक जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है तो सुपर स्ट्रक्चर में, ऊपरी संरचना में परिवर्तन होता है, और इसी को उन्होंने लेकर बताया कि टेक्नोलॉजी में जब परिवर्तन होता है तो ऊपरी संरचना में कैसे परिवर्तन होता है, समाज के और भी जो आयाम हैं वो कैसे परिवर्तित होते हैं। ठीक है। तो यही 3 विचारक थे जिनके बौद्धिक कार्यों का इन पर प्रभाव पड़ा। और सामाजिक प्रभाव कहते देखिए कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थी जो इनको सामाजिकृत करती हैं कि ऐसे विचारों को दिया जाए। ये देखिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जब ये गए अपने स्टडी के लिए, तो वहाँ पे सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया में, तो काफ़ी समय तक वो वहीं पे रहे। और सिलिकॉन वैली में क्या है, चिप बनती है मोबाइल की, सिलिकॉन से ही बनती है ना। तो एक बालू होता है विशेष प्रकार का, मिट्टी, उसी से जो है मोबाइल की चिप बनती थी। तो वहाँ पे ये काम बहुत तेज़ी से होता था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी जो इसी को कार्य को करती थी। तो वहीं पे वो टेक्नोलॉजी से जुड़े और उन्होंने देखना शुरू किया किस तरह से ये जाल बना हुआ है और लोगों को किस तरह से ये प्रभावित कर रहा है। ठीक है। तो यही 2 चीज़ें थी जो उनके माइंड को पूरी तरह से इफेक्टेड की। एक सोशल इश्यू था और दूसरा इंटेलेक्चुअल इश्यू, जो उनके माइंड के पूरे विचारों का खाका बनाया। फिर देखिए सूचना प्रौद्योगिकी जो है उत्तर औद्योगिक समाज का परिणाम माना। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी आई है उसको उत्तर औद्योगिक समाज का परिणाम माना। तो ये एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। नेटवर्क सोसाइटी क्या है, वो एक ऐसा समाज है जिसकी सामाजिक संरचना माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सूचना और सामाजिक प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित नेटवर्क से बनी है। देखिए जो नेटवर्क सोसाइटी होती है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचार होता है। ठीक है। और ये संचार जो है समाज में बहुआयामी परिवर्तन करता है। इसने हमारी रूढ़ियाँ बदल दी, हमारे विवाह करने का तरीका बदल दिया, हमारे सोचने का तरीका, हमारे खान पान, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, हमारी भाषा, हमारे प्रतीकों को इसने बदल दिया। ठीक है। पूरी तरह से नहीं, धीरे धीरे इसने बदलना शुरू किया। फिर देखिए नेटवर्क एक इंटरकनेक्ट नोड्स गुर्था गांठ का एक सेट होता है जिसका कोई केंद्र नहीं होता। तो नेटवर्क क्या है, ढेर सारे कंप्यूटर हैं या फिर ढेर सारे माध्यम में, कुछ भी मोबाइल, लैपटॉप, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसका कोई केंद्र नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई एक है जो सभी को भेज रहा है, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, या फिर हो सकता है ये इसको भेज दे फिर इसको, ये एक जाल की तरह होता है। ठीक है। कोई इसमें निश्चित पैटर्न नहीं होता कि कौन किसको भेजेगा, इसका कोई केंद्र बिंदु नहीं होता। इन्होंने नेटवर्क सोसाइटी के उद्भव और गठन की बात की। नेटवर्क सोसाइटी क्या है, आज देखिए जिस हम समाज में रह रहे हैं वो नेटवर्क सोसाइटी है। अब 1 सेकंड में होने वाला परिवर्तन हम तुरंत के तुरंत कई हज़ार किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को तुरंत बता सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ये नेटवर्क ही है ना, एक जाल है जो तुरंत एक क्लिक पे ही पहुंच गया। 1 सेकंड में जो परिवर्तन हुआ वो आप तक पहुंच गया। अभी अमेरिका में जो कोई परिवर्तन हुआ, कोई कानून लागू हुआ, तुरंत आप तक आ गया, आपके व्हाट्सएप, आपके फेसबुक पे आ गया। ठीक है। गूगल पे आपने तुरंत सर्च कर लिया। तो ये चीज़ें होती हैं कि अब लोग 1 सेकंड में हुआ परिवर्तन भी देख लेते हैं। तो ये एक नेटवर्क है, ये एक सूचना है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का जाल है ये, जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है और इससे समाज में परिवर्तन हो रहा है। ये बात मैनुअल कैस्टेल्स ने बोली है। देखिए सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक और क्रांति के आविष्कार ने हमारे समाज में नई संरचना को जन्म दिया। देखिए आज जो संरचना है वो प्राचीन संरचना से पूरी तरह से भिन्न है। ठीक है। तो आज जो है नियमों को इतना ज़्यादा नहीं माना जाता, लोग एक अलग ही संस्कृति में जी रहे हैं। ठीक है। बच्चों को बिल्कुल नाजुक समझ के उनको अच्छे से पाला जाता है। पहले क्या था, बच्चे जो थे धूल में ही खेलते थे वो 10 साल की उम्र तक। ठीक है। अब वो चीज़ें नहीं है, बच्चों को ज़रा से मिट्टी लग गई तुरंत माँ जो है उसको सैनिटाइज़ कर देती है कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। जबकि पहले लोग मिट्टी में ही रहते थे, मिट्टी में ही खेलते थे, उनको कोई इन्फेक्शन नहीं होता था। ठीक है। तो अब एक नया कल्चर हो गया है, अब लोग जो है बच्चों को दूसरी भाषा सिखा रहे हैं, अपने मातृभाषा बच्चे नहीं जानते। बहुत से बच्चे हैं जो हिंदी ही नहीं जानते, इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो पेरेंट्स को चिंता नहीं होती कि हमारे बच्चे इंडिया में कैसे सर्वाइव कर पाएंगे यदि वो हिंदी ही नहीं जानते। ठीक है। तो एक नया कल्चर है, दिखावे का कल्चर है।
और ये जो कल्चर है ये पूरी तरह से हमारी भारतीय संस्कृति से भिन्न कल्चर का जन्म हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि यूरोपियन कल्चर है, ये यूरोपियन कल्चर भी नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति और यूरोपियन कल्चर दोनों का मिक्सचर चल रहा है भारत में। तो इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है, इसके माध्यम से लोगों ने रूढ़ियों पर प्रहार करना शुरू किया। आज रूढ़ियों को नहीं माना जाता, ठीक है। विवाह के लिए अब बहुत ही कम ही ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से नियम कानून के तहत शादियां होती हैं, बिल्कुल बहुत ही नगण्य हैं, ठीक है। अब क्या होता है, दिखावे की शादियां होती हैं। पहले क्या था कि पंडित आते थे, रात भर मंत्र पढ़ा जाता था और दूल्हा दुल्हन से पूरा शादी की प्रोसेस कराई जाती थी। और अब है जयमाल डाल दिया आपने, शादी हो गई, ठीक है। उसके अलावा और जो दिखावा होता है वो अलग। तो ये चीज़ें कि अब पूरी तरह से रूढ़ियों पर प्रभाव हो रहा है और हमारी रूढ़ियाँ चेंज हो रही हैं। हमारे परिवर्तन, जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा है, चाहे विवाह हो, चाहे वो सामाजिक संबंध हो, किसी भी प्रकार का संबंध। अब जो है संबंध बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले हम अपने रिश्तेदारों से मिलते थे तभी उनके हालचाल को जान पाते थे, लेकिन अब नेटवर्क सोसाइटी आ गई है तो अब हम क्या करते हैं, रोज़ के रोज़ उनके यहाँ के हालचाल को तुरंत का तुरंत जान सकते हैं। पहले भी संचार की चीज़ें थी, ऐसा नहीं कि आज पहली बार संचार जो है आया है, संचार बहुत पहले से था, लेकिन अब जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आ गया है तो अब उसने हमारी सामाजिक संरचना को चेंज कर दिया, एक नई संस्कृति को जन्म दे दिया है, ठीक है। सूचना समाज एक ऐसा समाज है जहां प्रमुख सामाजिक संरचनाएं गतिविधियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित सूचना नेटवर्क के आसपास आयोजित होती हैं। तो देखिए यही है कि जितनी भी गतिविधियां हैं ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा इसमें होता है सब कुछ, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूरा चेंज करके रख दिया है, ठीक है। और पहले क्या था कि चार लोग मिलते थे, उनके पास फुर्सत होती थी, बैठते थे, तभी बातें करते थे, फिर अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। लेकिन अब क्या है, फेसबुक है, ट्विटर है, जब भी आपके माइंड में कुछ आया, कुछ भी आप कर रहे हैं 1 सेकंड में डाल दीजिए, लोग देख लेंगे, ठीक है। तो यही है कि जैसे ही आपने फेसबुक पे पोस्ट किया, आपने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, सभी ने तुरंत देख लिया। इसमें टाइम नहीं निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। तो लोगों को पूरा जो सामाजिक संरचना थी वो चेंज हो गया है। वो भौतिक रूप से तो नहीं मिलते, उनमें लगाव नहीं होता, लेकिन फिर भी उनकी बातें जो है पहुंच जाती है दूसरों तक। टेक्नोलॉजी के कारण जो है आज प्रतीकों का बहुत ज़्यादा आदान प्रदान हो रहा है। आप देख रहे होंगे इमोजीज से बातें होती हैं अब, ठीक है। पहले बहुत लंबी चौड़ी बातें होंगी, लेकिन वो 4-5 इमोजीज भेज देंगे, लोग समझ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि लोगों के पास इतना समय ही नहीं कि वो बहुत ज़्यादा लंबा मैसेज करें और दूसरा कोई उसको पढ़े, उसके पास भी समय नहीं। तो अब लोग प्रतीकों को बहुत ही छोटा से छोटा करते करते चले जा रहे हैं। एक ही वर्ड है इंडिया में, उसका पूरा रूप ही चेंज हो गया, 5-6 वर्ड बन गए, शॉर्ट से भी शॉर्ट बन गया, और अमेरिका में एक ही है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि प्रतीक जो है धीरे धीरे कोडिंग से लोग बातें करने लगे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा। रिसर्च मेथोडोलॉजी, जब उन्होंने रिसर्च किया इस पर तो उन्होंने कौन सी मेथोडोलॉजी का प्रयोग किया। देखिए उन्होंने एक विशेष प्रकार की रिसर्च पद्धति को दिया हुआ है, वो है सोशियोलॉजिकल इंटरवेंशन, ठीक है, समाजशास्त्री हस्तक्षेप। तो जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है ये तो टेक्नोलॉजी का पूरा फील्ड है, लेकिन ये समाजशास्त्री जीवन में जो चेंज ला रहा है, सामाजिक संरचना में जो चेंज ला रहा है, उसी के लिए उन्होंने समाजशास्त्री हस्तक्षेप की बात की कि टेक्नोलॉजी तो है वो हमारे फील्ड से बाहर की चीज़ है, लेकिन उसने हमारे पूरे फील्ड को प्रभावित कर रखा है। तो इसी को लेकर उन्होंने समाजशास्त्री हस्तक्षेप नामक पद्धति दी हुई है। संचार, देखिए संचार के बारे में इसमें यह है कि जो प्राचीन काल था तभी से संचार है, जब से मनुष्य ने बोलना सीखा। बोलना क्या, जब वो आवाज़ निकालता था तभी वो संचार कर लेता था अपनी बातों को एक दूसरे से कहकर, ठीक है। अब तो जानवर भी संचार करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे की भाषा समझते हैं। कई चिड़ियाँ होती हैं जो आपस में बात करती हैं, ठीक है। तो संचार जानवरों में भी पाया जाता है। तो पहले भी संचार था और अब भी संचार है। तो पहले का संचार कुछ और था, अब का संचार कुछ और है। पहले बहुत समय लगता था और चीज़ें जो थी उतनी उपलब्ध नहीं हो पाती थी, लोगों को काफ़ी टाइम इसमें पहुंच जाता था और पता चलता था कि जब तक सूचना पहुंची है तब तक बहुत लेट हो गया है और उसका कोई यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब क्या है, अब आर्थिक व्यवस्था हो चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, तुरंत का तुरंत लोगों तक पहुँचाया जा सकता है, ठीक है। अभी कोई निर्णय लिया गया कि चलो भाई लॉकडाउन है, 12 बजे के बाद से लॉकडाउन है, तो ये चीज़ें क्या है, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं होता सूचना को भेजने का, तो दूसरे दिन जब पेपर में आता तब लोगों को पता चला 12 बजे से ही लॉकडाउन शुरू है और हमने कोई सामान नहीं लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ने सामाजिक संरचना को पूरा चेंज कर दिया
आज जो स्टॉक है वो गिरते उठते रहते हैं, उसको लोग देखते रहते हैं और घर बैठ के ही पैसा कमा सकते हैं। पहले ऐसा संभव नहीं था कि घर बैठ के कोई पैसा कमाए, ठीक है, बाहर जाकर काम करना ही पड़ता था। अब जो है लोग कई लाख रुपए कमा रहे हैं घर बैठकर ही, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ने सामाजिक संरचना के समस्त आयामों को परिवर्तित कर दिया। अब देखिए संस्कृति जो है उसको भी उसने परिवर्तित किया है। अलग अलग देशों के कल्चर को हम नहीं जानते थे, लेकिन आज हम उनके कल्चर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। आज कौन से देश में विवाह कैसे होता है हमने तुरंत सर्च किया, हमने देख लिया, पूरा लाइव देख लिया उसका टेलीकास्ट। तो ये चीज़ें होती हैं कि संस्कृति का भी आदान प्रदान हो रहा है। लोग जान रहे हैं कि अब ऐसा कल्चर यहाँ पर है, हम तो इतने इसके प्रति इतने प्रतिबद्ध है कि अपने प्राण भी दे सकते हैं, लेकिन देखिए वहाँ पर तो ऐसा नहीं पाया जाता। तो इसी को लेकर रूढ़ियों के प्रति, जो ऐसी रूढ़ियाँ थी जो मनुष्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही थी, अस्वस्थ रूढ़ियाँ, उन रूढ़ियों के प्रति लोगों का मोह भंग हो रहा है, ठीक है। देखिए इसमें आ गया ना, संस्कृति का आदान प्रदान जो है बहुत तेज़ी से हुआ है, रूढ़ियाँ जो है कमज़ोर हुई और नई संस्कृति का जन्म हुआ, ठीक है। अब जो पुरानी व्यवस्था, जो परंपरा चल रही थी उसमें नहीं। अब पहले क्या था कि इस दिन बाल नहीं धुलना है, इस दिन नाखून नहीं काटना है, लेकिन अब क्या है, रोज़ लोग नाखून काट रहे हैं, रोज़ बाल धुल रहे हैं, वो सब चीज़ें अब नहीं चिंता करते हैं, ठीक है। पहले की परंपराएं जो थी वो पूरी तरह से चेंज थी, अब की परंपराएं पूरी तरह से चेंज हैं। अब तो देखिए विवाहित महिलाएं भी सिंदूर बहुत कम ही लगाती हैं, जब कोई त्यौहार होता है वैसा तभी। अब पहले ऐसा नहीं था, पहले रोज़ सिंदूर लगाना अनिवार्य था जिसकी शादी हो चुकी है। तो अब क्या है, जो रूढ़ियों में वो सारी चीज़ें भी परिवर्तित हो रही हैं जो बहुत ही अनिवार्य मानी जाती थी और आज भी मानी जाती हैं, ठीक है। तो इसने हमारे सामाजिक संरचना, इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ने क्या किया, हमारे भारतीय संस्कृति की मौलिकता को भी इसने प्रभावित किया है, ठीक है। इन्होंने नेटवर्क सोसाइटी की बात की, किसमें की, द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी। तो मैनुअल कैस्टेल्स की एक बुक है द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी, इसमें उन्होंने नेटवर्क सोसाइटी की बात की है। नेटवर्क सोसाइटी एक ऐसी संस्कृति की रचना है, संस्कृति के अमूर्त पक्ष, ठीक है। देखिए संस्कृति के अमूर्त पक्ष की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है ये अमूर्त है। इंटरनेट जो है वो मूर्त नहीं है। तो अगर ये एग्ज़ाम में आता है कि इंटरनेट जो है वो संस्कृति के किस पक्ष में आता है, भौतिक पक्ष या अभौतिक पक्ष, तो आप अभौतिक पक्ष लगाइएगा क्योंकि ये अमूर्त है, ठीक है। उन्होंने प्रवाह की अवधारणा दी, तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि सूचनाओं के प्रवाह की अवधारणा किसने दी, तो कैस्टेल्स हैं। देखिए उन्होंने संस्कृत जो सूचनाएं होती हैं बहुत तेज़ी से जो बहाव है सूचनाओं का, ठीक है, एक व्यक्ति है 1000 लोगों को फटाक से उसने मैसेज भेज दिया और सबके मोबाइल में मैसेज आ गया। तो ये बहुत तेज़ी से प्रवाह है, एक लहर की तरह जाता है। तो इसी को उन्होंने प्रवाह की बात की है इसमें, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय समुदाय और वैश्विक समुदाय की बात की है कि किस तरह से स्थानीय समुदाय वो है चेंज हो रहा है वैश्विक समुदाय में। तो अलग अलग संस्कृति की चीज़ें जो हैं वो वैश्विक रूप से लोगों तक पहुँच रही हैं, ठीक है। पहले किस स्थान पर, किस राज्य में कौन सा फेमस फूड था वो हम नहीं जानते थे, लेकिन आज हम उसको बना के खा भी सकते हैं। वो चीज़ें अब इंटरनेट के द्वारा लोगों को पता चल रही हैं, ठीक है। वो भौगोलिक रूप से भले ही एक दूसरे से बहुत दूर हैं, एक तो ग्लोब के इस कोने में है, दूसरा ग्लोब के उस कोने में है, लेकिन फिर भी लोग क्या है एक दूसरे के कल्चर से अवगत हैं, ठीक है। इंटरनेट की उत्पत्ति जो है अर्फानेट में पाई जाती है, जो सितंबर 1969 में उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी अर्पा द्वारा क्या है स्थापित की गई थी, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क है, तो याद रखिएगा। अर्पा का गठन संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा अनुसंधान संस्थानों को जुटाने के कार्य हेतु 1958 में किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और देखिए इंटरनेट की संस्कृति की बात जो कैस्टेल्स ने बोली है वो 4 परत संरचनाओं की बात करते हैं कि एक के बाद एक चारों जुड़ी हुई हैं। तो कौन कौन सी ये देख लेते हैं, ये एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। टेक्नोमोरिटोकल कल्चर। टेक्नोमोरिटोकल कल्चर क्या है, जो आज अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव हो रहा है, ऑनलाइन काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा माध्यम से अर्निंग लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की बात उसमें होती है। द हैकर कल्चर। तो हैकर कल्चर की बात उन्होंने की है कि अब जो है हैकर की एक संस्कृति विकसित हो गई कि एक हैकर भी होगा, ठीक है। तो हैकर क्या करता है, वो एक विलेन की तरह होता है, हमारी सूचनाओं को चुराता है और उसको वो
एडिट करके यूज़ करता है, ठीक है, और हमको परेशान करता है। तो हैकर क्या है, एक विलन की तरह होता है जो एक सामाजिक संरचना में विद्यमान होता है। द वर्चुअल कम्युनिटी कल्चर, तो एक वर्चुअल कम्युनिटी कल्चर है। जैसे अब क्या है कि लोग जो है पड़ोसी को नहीं जानते हैं, और वर्चुअल सोसाइटी क्या है, उनकी बहुत बड़ी ब्रॉड है। फेसबुक पे उनके 10 लाख फॉलोवर्स हैं, 5 लाख फॉलोवर्स हैं, किसी के 5,000 फॉलोवर्स हैं, और उनको पड़ोसी को का नाम नहीं पता है, ठीक है। तो अब वर्चुअल सोसाइटी की बात हो रही है कि अब ज़्यादातर लोग अपने आभासी संसार काल्पनिक जीवन में रहते हैं, वो वास्तविक जीवन में नहीं रहते। घर में किसको क्या ज़रूरत है उनको नहीं पता है, लेकिन आप फेसबुक पे किसके माइंड में क्या चल रहा है उनको सब पता है, जबकि वो अपने नहीं होते, वो एक काल्पनिक जीवन है, वो मृग मरीचिका है, ठीक है। तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो उन्होंने बताया कि वर्चुअल कल्चर जो है इसमें हावी है। फिर देखिए इंटरप्रेन्योरियल कल्चर। इंटरप्रेन्योरियल कल्चर क्या है, इसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से तेज़ी से जो है इंटरनेट के माध्यम से जो व्यापार हो रहा है, ठीक है, इसकी बात की कि किस तरह से ऑनलाइन चीज़ों को हम बहुत तेज़ी से परचेज़ कर रहे हैं, और हम अब दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है, अब सीधा ऑनलाइन आपके मोबाइल पे आ जाएगा मैसेज और आप जो है उनको भेज देंगे। तो ये जो कल्चर चल रहा है ऑनलाइन वाला, इसी को उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के कल्चर की उन्होंने परत दर परत बात की हुई है, और यही 4 कल्चर जो है इस इंटरनेट की संस्कृति का मूल आधार है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि इंटरनेट की संस्कृति के 4 मूल आधारों की बात उन्होंने कौन कौन सी की है, तो ये 4 हैं, याद रखिएगा, ठीक है। पहचान की शक्ति 1997 में ये बुक है उनकी, ठीक है। इस बुक में उन्होंने बताया है कि जो हमारी पहचान होती है वो सामूहिक पहचान होती है। अब जो इंटरनेट की संस्कृति है उसमें व्यक्तिगत पहचान बहुत ही छोटा होता जा रहा है और सामूहिक पहचान बहुत बड़ा होता जा रहा है। यानी अब कि कोई व्यक्ति है वो समूह के रूप में जाना जाता है। अब जैसे कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना, तो व्हाट्सएप ग्रुप में उस ग्रुप के मेंबर के रूप में आपको जाना जाएगा। आपकी व्यक्तिगत पहचान वहाँ पे क्या होगी, गौड़ हो जाएगी, ठीक है। तो यही बात उन्होंने सामूहिक पहचान की बात की कि इंटरनेट की संस्कृति में सामूहिक पहचान ज़्यादा होती जा रही है। अब जिस वर्चुअल सोसाइटी से जुड़े हैं उसके मेंबर के रूप में जाने जाते हैं, न कि आपका जो व्यक्तिगत आपका कल्चर है, आपका व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व है उसके बारे में आपको लोग नहीं जानते, ठीक है। ये चीज़ है। फेसबुक से जिस आप ग्रुप से जुड़े हैं उस ग्रुप के मेंबर के रूप में जाने जाएंगे, वहाँ पे आप इकाई होंगे केवल, वहाँ पे आप IAS है, PCS है या फिर आप प्रोफेसर हैं, इससे कोई मैटर नहीं रखता। आप वहाँ पे केवल एक मेंबर हैं, एक मनुष्य हैं, उस इकाई है उस ग्रुप के, ठीक है। उस ग्रुप को आप सभी इकाइयों ने मिलकर बनाया हुआ है। तो यही बात उन्होंने बोली कि इंटरनेट कल्चर में सामूहिक पहचान में वृद्धि होती जा रही है, और वैश्वीकरण और राजनीतिक तंत्र में भी परिवर्तन आ रहा है। वैश्वीकरण क्या है, अब देखिए एक जगह एक स्थान पर होने वाला परिवर्तन बहुत ही कम समय में पूरे ग्लोब पे फैल जा रहा है, पूरी पृथ्वी पे। चाहे कोई भी देश कहीं भी हो, वो तुरंत जान सकता है कि अभी इंडिया में क्या हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि वैश्वीकरण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिससे राजनीतिक तंत्र को भी परिवर्तित कर दिया। अब राजनीति भी पूरी तरह से परिवर्तित हो गई। अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, मिलते रहते हैं। उससे क्या होता है, एक थॉट बनती है, माइंड बनता है। अब जैसे चीन में देखिए वायरस जो आया, तो सभी देशों ने क्या हुआ, संगठन बना लिया और चीन के प्रति उन्होंने एक क्या बोला, विरोधी रुख बना लिया है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तभी ना ऐसा हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा ही तो सभी लोग ने विचार रखा, नहीं तो सब मिलते बैठते और इसमें पूरी सीमाएं भी बाधित हैं, लोग नहीं मिल सकते, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लोग कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आपस में बातचीत कर लेते हैं और कार्य जो है होता रहता है। तो इससे बहुत लाभ भी है और हानियाँ बस यही हैं कि परंपराओं का लॉस हो रहा है, ठीक है। जो हमारी विरासत थी, ये विरासत फीकी पड़ जा रही, छोटी पड़ जा रही है, तो यही बस हानि हुई है। मैनुअल का स्ट्रेस जो है संचार की शक्ति के द्वारा श्रम, बाजार, आतंकवाद और अपराध इत्यादि में परिवर्तन की बात करते हैं कि श्रम जो है वो भी चेंज हो गया है। अब जो है घर बैठ के ऑनलाइन आप काम कर सकते हैं, श्रम का भी महत्व चेंज हो गया है। पहले जाना पड़ता था, जितना आप काम नहीं करते थे, मान लीजिए आप बहुत बड़े प्रोफेसर, बहुत बड़े आप अफसर हैं, आपको ज़्यादा काम नहीं करना होता, बौद्धिक कार्य थोड़ा बहुत ही करना होता है, लेकिन आपके आने जाने में फिर आपको तैयार होना है, फिर आपको एक रूटीन फॉलो करना है। तो वो सब चीज़ें जो हैं अब श्रम के द्वारा चेंज हो गया है, ठीक है। आप श्रम तो करेंगे लेकिन घर बैठ के। बाज़ार जो है चेंज हो गया है, ठीक है। अब पहले जो बाज़ार का रुख था वो आप जाएंगे तभी आपको चीज़ें परचेज होंगी, लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, सब कुछ घर में आप बैठ के मंगा सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब बैठे हैं सुनार की दुकान में बैठे हैं, जैसे ही सोना महंगा हुआ तो तुरंत आपको पता चल गया। अभी आप 10 मिनट पहले आप लेते तो आपको कुछ और रेट में मिलता, और 10 मिनट बाद आपने लिया तो कुछ और रेट में मिला, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि स्टॉक मार्केट में भी ये चीज़ होती है कि अभी तुरंत बढ़ा है, अभी आपने तुरंत बेच नहीं दिया, आपने शेयर्स नहीं बेच दिए तो उसका रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, या फिर उसका रेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लॉस हो सकता है या फिर आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं कि अब सारी चीज़ें परिवर्तित हो गई, बाजार परिवर्तित हो गया सूचना प्रौद्योगिकी से, आतंकवाद परिवर्तित हो गया। अब जो आतंकवाद होते हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था। अपराध जो है अब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा होने लगा है। अब हमको मेल्स आते हैं, फ़ोन्स आते हैं कि हम यहाँ से बोल रहे हैं इस कंपनी में आपकी इतनी लॉटरी लगी है, और फिर वो क्या करते हैं, ठगी करते हैं। पहले ये सब अपराध नहीं होते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आ गया है। अब चोर भी चोरी करने के अलग अलग तरीके जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कार्य करते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने संचार को थिंक टैंक कहा, ठीक है। ये थिंक टैंक कहा उन्होंने कि संचार जो है ये थिंक टैंक है, और जब एक दूसरे से मिलते हैं तो थिंक टैंक का आदान प्रदान होता है, जिससे सामाजिक जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो यही बात उन्होंने संचार की पूरी बात उन्होंने बोली है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जो संचार होते हैं वो समाज में कौन कौन से परिवर्तन लाते हैं, समाज में कैसे फ़ायदे होते हैं, कौन से नुकसान होते हैं, इसकी बात उन्होंने बोली है, ठीक है। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, देख लेते हैं, इसमें से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी 1996 में लिखी गई थी। कम्युनिकेशन पावर 2009 में। द पावर ऑफ आइडेंटिटी 1997 में। फिर है नेटवर्क ऑफ आउटरीच एंड होप 2012 में। द इंटरनेट गैलेक्सी 2001 में। और द इंफॉर्मेशन सिटी 1989 में। द सिटी एंड द ग्रास रूट्स ये लिखा गया है कब, 1983 में, ठीक है। द अनदर इकोनॉमी इज पॉसिबल 2017 में। द अर्बन क्वेश्चंस ये 1977 में लिखी गई थी। क्लास सिटी एंड पावर, ठीक है, सिटी क्लास एंड पावर 1978 में लिखी गई थी। फिर टेक्नोपोल्स ऑफ द वर्ल्ड 1994 में लिखी गई थी। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम नए थिंकर के साथ फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो मेरी वीडियो अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें, यदि आप लेक्चर मिस करेंगे तो आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही डेंजरस होता है, ओके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।